प्यारे बच्चों, आज जो हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं इसका नाम है बहुपद। ये क्लास 9th का बहुपद है। बहुपद हमको क्लास 10th में भी पढ़ने को मिलेगा, बट ये चैप्टर हम क्लास 9th का पढ़ने जा रहे हैं। तो बहुपद में सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातें करेंगे। बहुपद जानने के पहले कुछ बेसिक बातें करेंगे। इससे रिलेटेड कुछ पद हैं, कुछ टर्म हैं जिनको हमें बहुपद पढ़ने के पहले जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले ये जान लो कि ये जो बहुपद हमारा चैप्टर है ये बीजगणित का चैप्टर है। और पहला चैप्टर हम लोगों ने जो पढ़ा था वास्तविक संख्याएं, वो अंकगणित का चैप्टर था। तो अंकगणित का एक चैप्टर हमने पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा चैप्टर जो हमारा है वो बीजगणित का होने जा रहा है। तो बीजगणित का मतलब इसमें कुछ बीजीय टर्म हमको मिलेंगे। तो हम ज़रा उसका एक इंट्रोडक्शन देखते हैं, उससे परिचय करते हैं और कैसे हम बीजगणित में चीज़ों को जोड़ते, घटाते, गुणा करते, भाग करते। संक्रियाएं तो सारी हमारी वही करनी है, जोड़, घटाना, गुणा और भाग, चाहे वो अंकगणित हो चाहे वो बीजगणित हो। लेकिन बीजगणित में जोड़ने, घटाने, गुणा करने और भाग करने का क्या नियम है, इन सारी बातों को हम आज देखते हैं अपने पहले चैप्टर की स्टार्टिंग से, बहुपद से। तो हम ज़रा जो पहला टर्म, जो पहली बात जो हम सुनने जा रहे हैं उसका नाम है चर। अब देखेंगे हम लोग चर क्या होता है। तो अभी तक हम संख्याओं के बारे में पढ़ रहे थे। ये संख्याएं हमारी थी 1, 2, 3, 4, 1/2, 1/3, 1/4, या दशमलव में समथिंग कुछ नंबर करके 1, 2, 5, 1, 2, 3, इस तरह से संख्याओं को हम पढ़ते थे। लेकिन आज हम एक दूसरे तरीके की संख्या पढ़ेंगे जिसको हम बोल देते हैं चर संख्या। चर जो हम, ये चर संख्या होती है कोई। बेटा ये चर संख्या क्या होती है? ये ऐसी संख्याएं होती हैं, हम कहें ये ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका मान बदल सकता है। जिनका मान क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसे प्रश्न के अनुसार इनका मान अलग अलग हो सकता है। जैसे हमने कहा कोई नंबर लिखा है x। अब कहोगे सर ये x कोई नंबर है कि x को हमारा अक्षर है? तो बेटा है तो ये अक्षर, लेकिन इसका मान किसी संख्या के बराबर आता है। तो ये जो अक्षर है इसको हम चर संख्या बोल देते हैं। जो हमारा मान है x का, इसको हम x में कोई चीज़ हमारी आ रही है, या y या z, a, b, c, इस तरीके की जो संख्याएं होती हैं इनको हम चर संख्याएं बोलते हैं। जरा इनकी परिभाषा हम देखें। चर की परिभाषा में हमसे बता रहा है कि समीकरण में उपस्थित अज्ञात राशि चर राशि कहलाती है। कोई समीकरण दिया है, समीकरण तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। जैसे समीकरण में हम जानते हैं कि हमेशा दो पक्ष होते हैं। तो हम मान लो कोई बात कहें, हमने कहा ये 2x बराबर 0 या 3x बराबर 15, इस टाइप की जो चीज़ें हमारी होती हैं ये समीकरण होती हैं। तो इसमें देखो अज्ञात राशि क्या है जिसका मान हमें पता नहीं है। तो अज्ञात राशि बेटा समीकरण में ये x होती है। ये जो अक्षर वाले शब्द लिखे हैं इन्हीं को हम चर राशि बोलते हैं। बड़ा उल्टा विचार है। जो अक्षर है वो चर है, अक्षर चर, और जो संख्या है वो क्या है? अचर है। जो संख्या है वो अचर है और जो अक्षर है वो चर है। बात समझना, थोड़ी सी अपोजिट बात है। भाई अक्षर को अचर होना चाहिए था और संख्या को चर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमारा अक्षर लिखा होता है x, y, z, a, b, c, इसको हम चर राशि मानते हैं, और जो संख्या लिखी होती है इसको अचर राशि मानते हैं। तो चर राशि वे राशियां होती हैं जिनका मान क्वेश्चन टू क्वेश्चन चेंज होता रहता है। जैसे यहाँ पे देखो, हम इस समीकरण को जब सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर हमारा 0 आ जाएगा। और यहाँ पे देखो इस समीकरण से x की वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर हमारा 15/3 आ रहा है, और यहाँ से x बराबर 5 आ जाएगा। तो एक बार हमने x का मान निकाला 0 और अगली बार हमने x का मान निकाला 5। तो ये देखो x का मान अलग अलग समीकरण में अलग अलग आ रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जिन राशियों का मान बदलता रहता है उनको हम चर राशि बोल देते हैं या चल राशि बोल देते हैं। चल नहीं लिखा जाता है, हम कॉन्सेप्ट को याद रखने के टर्म में यूज कर ले रहे हैं कि चल। चल का मतलब जो चलता रहता है, कभी 0, कभी 5, कभी 10, कभी 50। तो इस तरह से जो संख्याएं होती हैं जिनका मान बार बार बदलता रहता है उनको चर राशि बोल देते हैं। इसी की उल्टी बात होती है अचर राशि।
भाई ये चर है तो अचर क्या है? तो देखो अचर राशि में हमसे कहा गया कि वे संख्याएं जिनका मान निश्चित होता है, या समीकरण में वे टर्म, समीकरण में उपस्थित वे अंक जिनका मान निश्चित होता है, जो हमें ज्ञात होते हैं, जैसे ये 2, 3, 15, ये सारे के सारे हमारे अचर राशि हैं जिनका मान निश्चित होता है। इनका मान क्वेश्चन के अनुसार बदलता नहीं। भाई 5 तो 5 ही रहेगा, 7 तो 7 ही रहेगा, 15 15 ही रहेगा, 15 14 के बराबर तो हो नहीं जाएगा, 15 3 के बराबर तो हो नहीं जाएगा। तो इनका मान बदलता नहीं है, ये 3 हमेशा 3 ही रहेगा, 5 हमेशा 5 ही रहेगा। तो यहाँ से हम लोग एक बात जान पाए कि जो चर राशि होती है उसका मतलब वो बदल सकता मान उसका, कभी 0 आएगा, कभी 5 आएगा, कभी 10 आएगा, कभी कुछ आएगा। लेकिन जो अचर राशियाँ होती हैं उनका मान निश्चित होता है और वो बदलती नहीं है। तो ये तो खैर बड़ी बेसिक सी बात थी, इसको हमने समझ लिया। अब एक नई बात हम सीखेंगे इसमें। अब बेटा अगली बात जो हमारी आती है उसमें हमें पढ़ना है बीजीय व्यंजक। जैसा कि अभी हमने पहले ही कहा कि जो आज का चैप्टर हम लोग शुरू कर रहे हैं, ये चैप्टर हमारा बीजगणित का पार्ट है। तो बीजगणित क्या होती है इसको समझे जरा। तो हम कहेंगे भी बीजगणित वो गणित होती है जिसमें हमें संख्याओं के साथ साथ अक्षरों को भी पढ़ना होता है। हमने कहा जिनमें हमें संख्याओं के साथ साथ अक्षरों को भी पढ़ना होता है, और संख्या और अक्षर एक दूसरे से जोड़, घटाना, गुणा और भाग की संक्रियाओं द्वारा सम्मिलित किए जाते हैं। ऐसी गणित को हम बीजगणित बोल देते हैं। एक बात तो ये हो गई। अब बात आता है बीजीय व्यंजक। भाई बीजगणित में हम बीजीय व्यंजकों को ही तो पढ़ेंगे। तो बीजीय व्यंजक क्या होता है, ये किस तरह का दिखता है, कैसा होगा ये बीजीय व्यंजक या बीजगणित हमारा कैसा होगा। तो हम कहेंगे भाई बीजीय व्यंजक वे व्यंजक होते हैं जिनमें चर और अचर राशियां, देखो जब चर राशि तथा अचर राशि को 4 मूलभूत संक्रियाओं योग, अंतर, गुणा और भाग के द्वारा सम्मिलित रूप से लिखा जाता है। जैसे मान लो कि कोई नंबर हमारा हो गया 3, तो ये कैसा नंबर था, ये हमारा एक अचर नंबर था। इसके साथ हमने एक टर्म लिखा x, तो 3x का मतलब हो गया 3 × x। तो 3 में x को मल्टीप्लाई किया, मतलब ये गुणा के द्वारा हो गया। उसके बाद हमने इसमें एक नंबर और जोड़ दिया 5, और हमने कहा ये जो हमारा टर्म है, अब ये पूरा व्यंजक जो हमारा बना ये हमारा एक बीजीय व्यंजक है। ये कैसा व्यंजक है बेटा, ये बीजीय व्यंजक है। क्यों बीजीय व्यंजक है, क्योंकि इस व्यंजक में चर और अचर राशियां गणितीय संक्रियाओं द्वारा सम्मिलित की गई हैं। देखो यहाँ 3 में x का गुणा किया गया है और साथ में 5 जोड़ा गया है, तो ये हमारा एक व्यंजक बना, और ऐसे व्यंजक को हम बीजीय व्यंजक बोल देंगे। जैसे मान लो कि हम अगली बात करें, हमने कहा 2x² माइनस का 5y प्लस का 7, ये हमारा कैसा व्यंजक है। तो इसमें भी देखो संख्या के साथ साथ अक्षर भी दिए गए हैं, तो ऐसे व्यंजक को हम बोल देंगे बीजीय व्यंजक, अलजेब्रिक टर्म। ये हमारे अलजेब्रिक टर्म कहलाते हैं, यही हमारे बीजीय व्यंजक होते हैं। तो बीजीय व्यंजक बीजगणित में हमें इन्हीं बीजीय व्यंजकों को, बीजीय संख्याओं को पढ़ना होता है। बीजीय संख्याएं का मतलब क्या हो गया, 3x प्लस 5, 2x² माइनस 5y प्लस 7, इन सारे व्यंजकों को हमें पढ़ना होता है और इन्हीं के द्वारा हमें अपने प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। तो ये हमारा होता है बीजीय व्यंजक। ठीक, इतनी बात हमें क्लियर हुई। तो हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और टर्म के बारे में हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। बेटा बहुपद पढ़ने के पहले इन सब को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये क्लास 9th का लेक्चर है। तो क्लास 9th में हम बेसिक को बहुत अच्छे से कवर करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है, जो बहुपद हमारा एक ऐसा टॉपिक है कि ये कभी भी अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारी लाइफ से ख़त्म नहीं होगा। और मैथ का ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें ये टर्म यूज ना होते हों। मतलब ये अकेला ऐसा टॉपिक है जो हर टॉपिक के अंदर घुसा पड़ा है, कि कोई भी चैप्टर उठाओगे उसमें आपका बीजीय व्यंजक जरूर यूज होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होगा तो इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल हमें सॉल्व करने पड़ेंगे या न्यूमेरिकल इसके फॉर्म में बनाने पड़ेंगे। तो ये बेटा इस चैप्टर को
बहुत ही इत्मीनान से पढ़ो, बहुत ही क्लियरली पढ़ो, क्योंकि इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा हमें गणित में पढ़ने वाली है। तो हमने देख लिया बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, इसकी परिभाषा देख ली, इसका रूप देख लिया कि कैसा दिखता है। तो बीजीय व्यंजक इस तरह से दिखता है। कुछ आगे की बात करें, अब बेटा हम लोगों ने 2-3 टर्म देख लिए। हमने देखा चर क्या होता है ये देख लिया, हमने अचर क्या होता है ये देख लिया, और दोनों को जो हमने मिक्सअप किया, दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया, तो हमने एक नया टर्म जनरेट किया बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक के बाद अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा है बहुपद। बहुपद क्या होता है इस बात को जरा सीखो। तो बहुपद बेटा हमारा एक बीजीय व्यंजक है। बहुपद हमारा क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। बस बीजीय व्यंजक और बहुपद में एक अंतर होता है, जरा उस अंतर को बड़े ध्यान से समझना। हमने कहा ये अब जो हमारा अगला टर्म होने जा रहा है वो है बहुपद। बहुपद क्या होता है? हम लोगों ने बहुपद देखा, होता क्या है? बहुपद हमारा एक प्रकार का बीजीय व्यंजक होता है। तो बीजीय व्यंजक अभी तक हम लोगों ने देखा था कि भाई बीजीय व्यंजक कुछ इस तरह से होता है जिसमें चर राशियां और अचर राशियां गणितीय संक्रियाओं के द्वारा सम्मिलित की जाती हूँ। तो यहाँ पे देखो चर राशि, अचर राशि, चर राशि, अचर राशि, चर राशि, तो ये गणितीय संक्रियाओं के द्वारा सम्मिलित की गई। हमने कहा 2x + 5y + 7, तो क्या ये एक बीजीय व्यंजक है? हाँ, क्योंकि यहाँ पे चर और अचर गणितीय संक्रियाओं के द्वारा सम्मिलित की गई। यहाँ पे देखो 3x² की पावर 1/2 + y 5y - 2, ये भी हमारी एक बीजीय राशि है। 3x² - 7y की पावर -3 - 5, ये भी हमारा एक बीजीय व्यंजक है। तो क्या अब ये तो हमारा हो गया बीजीय व्यंजक। बहुपद की बात करें अगर हम, बहुपद, तो बेटा बहुपद क्या होता है? बहुपद भी हमारे बीजीय व्यंजक ही होते हैं। बस एक बात का हमें ध्यान रखना है कि यहाँ जो चर होता है, चर की घात, हम कहें चर की घात कोई ऋणोत्तर पूर्णांक होती है। चर की घात हमारी कोई पूर्णांक होगी, पूर्णांक, और वो जो पूर्णांक होगी >0 होगी, मतलब 0 से बड़ा कोई पूर्णांक होगा। अगर किसी बीजीय व्यंजक की चर की घात 0 से बड़ा पूर्णांक हो तो ऐसी संख्याओं को, ऐसे व्यंजकों को हम बोल देंगे बहुपद। बात को बड़े ध्यान से सुनना। हमने कहा कि अगर किसी बीजीय व्यंजक में चरों की घात पूर्णांक है और वो कैसा पूर्णांक है? 0 से बड़ा पूर्णांक है, तो ऐसे बीजीय व्यंजक को हम बहुपद बोल देंगे। तो एक बात जरा देखो, इस पहले वाले एक्सप्रेशन में, पहले वाले बीजीय व्यंजक में हमने कहा भाई यहाँ पे ये हमारा चर कौन कौन सा था? x हमारा चर था और y हमारा चर था। इनकी पावर जरा देखो, इसकी पावर हमारे 1 थी, इसकी पावर 1 थी। भाई जिसकी पावर ऊपर नहीं लिखी होती उसकी पावर का मतलब होता है 1। तो यहाँ पे x की पावर क्या थी? यहाँ पे हमने कहा x की पावर 1 थी और y की पावर कितनी थी? y की भी पावर 1 थी। तो भाई हमने यही बात तो कही है कि पूर्णांक हो और 0 से बड़ा हो। तो यहाँ पे देखो x की भी पावर 0 से बड़ी और कोई पूर्णांक है, y की पावर भी 0 से बड़ी और कोई पूर्णांक है। तो क्या ये हमारा बहुपद है? हाँ, ये हमारा बहुपद है। यहाँ पे दूसरे एक्सप्रेशन में देखो, दूसरे एक्सप्रेशन में यहाँ पे चर हमारा क्या क्या है? यहाँ पे भी चर हमारा x और y है, x एंड y, लेकिन यहाँ पे x की जो घात है वो पूर्णांक नहीं है, वो 1/2 है। y की पावर 1, ये हमारा पूर्णांक है। तो क्या ये एक बहुपद है? नहीं, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि किसी भी चर की घात, इसमें जितने भी चर हैं, अगर किसी भी चर की घात हमारा कोई पूर्णांक ना हो के कोई फ्रैक्शन हो गया, तो हम इसको क्या बोल देंगे कि ये हमारा जो बीजीय व्यंजक है ये बहुपद नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा, देखो नेक्स्ट एक्सप्रेशन में, ये हमारा एक बीजीय व्यंजक था, लेकिन क्या ये बीजीय व्यंजक एक बहुपद है? तो हमने देखा भाई यहाँ पे जो चर की घात 2 थी, यहाँ पे जो चर की घात थी वो -3 थी। तो देखो यहाँ पे हमने लिखा भाई पूर्णांक हो लेकिन 0 से बड़ा हो, लेकिन यहाँ वाला जो y की घात का पूर्णांक है, ये पूर्णांक तो है 3, लेकिन ये 0 से छोटा पूर्णांक आ गया। और अगर किसी चर की घात 0 से छोटी पूर्णांक है तो ऐसे बीजीय व्यंजक को हम कहेंगे बहुपद नहीं है। तो इसमें ये हमारा बहुपद हो गया, बाकी ना तो ये बहुपद है और ना ही ये बहुपद है। तो बहुपद की
बहुपद को देख के हमें समझना भी आना चाहिए कि भाई ये हमारा बहुपद है। ठीक, अब जैसे कुछ क्वेश्चन की हम बात करें, इसमें कुछ क्वेश्चन की बात करें कि क्या ये बहुपद है या नहीं है। तो जैसे हमने कहा एक नंबर हमारे पास लिखा है 2x इंटू 5y प्लस का 7, क्या ये बहुपद है? तो हम देख रहे हैं कि भाई इसमें जितने भी टर्म दिए गए हैं वहाँ पे जो चर की घात है, चर की घात हमारी क्या है, ये एक पूर्णांक है, तो ये हमारा बहुपद होगा। या इसको अंदर से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 2 पंचे 10 xy और प्लस 2 सते 14 x, ये हमारा यहाँ पे xy की जो चर है, चर के जो घात हैं वो हमारी कोई पूर्णांक है, और जो पूर्णांक 0 से बड़े हैं तो हम कहेंगे ये हमारा बहुपद है। अब बच्चों हमसे पूछा जाता है, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एक्सप्रेशन हमको दी रहती है और उसमें कहता है कि बताओ इसमें से कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो जैसा कि हमने बहुपद की परिभाषा में देखी, हमने कहा भाई बहुपद होने के लिए किसी बीजीय व्यंजक में जो चरों की घात होती है वो कोई पूर्णांक हो और 0 से बड़ा हो, मतलब कोई ऋणात्मक नंबर ना हो और साथ ही साथ वो पूर्णांक हो। तो जैसे कुछ हम बीजीय व्यंजक देखें, अब ज़रा कुछ हमारे पास एग्जाम्पल हैं, ज़रा इनको एक बार ऑब्जर्व करो। तो जो पहला एग्जाम्पल दिया है, फर्स्ट एग्जाम्पल, इसमें कह रहा है क्या ये बहुपद है। तो हमने चेक किया कि भाई ये 3x² - 6x + 10 लिखा है। यहाँ पे हम केवल चरों की घात चेक करेंगे। यहाँ पे चर क्या था, x था, इसकी घात क्या थी, स्क्वायर, इसकी घात 2 थी, मतलब ये एक पूर्णांक था, 0 से बड़ा था। यहाँ तक तो बहुपद है। इसके आगे चले तो हमने देखा एक चर हमारे पास फिर से x है और इसकी घात क्या है, इसकी घात 1 है। यहाँ पे कोई चर हमारा नहीं है, और जहाँ पे बेटा कोई चर नहीं होता है मतलब यहाँ पे उस चर की पावर हम 0 लिख सकते हैं। अभी आगे क्वेश्चन में हम देखेंगे। तो हमने कहा यहाँ पे जो चरों की घात है वो कैसी है, वो हमारी एक पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है, तो ये हमारा एक बहुपद हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन में जरा आओ, हमने कहा यहाँ पे केवल और केवल बेटा चरों की घात हमें देखनी है। तो यहाँ पे देखो चर की घात x² थी, x² का मतलब 2 घात हो गई, ये हमारा पूर्णांक था, 0 से बड़ा था। यहाँ पे चर की घात 1 थी। यहाँ पे देखो अचर अंडर रूट में 3 में है, अचर अंडर रूट 7 में है। अचर से हमें कोई मतलब नहीं है, अचर चाहे वो कोई भिन्न लिखी हो, चाहे अंडर रूट में लिखा हो, चाहे दशमलव में लिखा हो, हमसे उससे मतलब नहीं है। हमें केवल और केवल चर की घात देखनी थी, वो कोई भिन्न ना हो और साथ ही साथ कोई निगेटिव नंबर ना हो, तो हम कह देंगे ये बहुपद होगा। तो भाई ये भी हमारा एक बहुपद था। इस नंबर को ज़रा चेक करो, तीसरे एग्जाम्पल को। तो यहाँ पे हमने देखा भाई x³ था, चर हमारा x³ था, ये 3 घात था, ये भी हमारा पूर्णांक था, 0 से बड़ा था। यहाँ पे चर की घात 2 थी, ये भी पूर्णांक था, 0 से बड़ा था। यहाँ पे चर की घात 1 थी और यहाँ पे चर की घात 0 थी, तो ये भी हमारा एक बहुपद हो गया। इस लास्ट वाले क्वेश्चन में ज़रा देखो, यहाँ पे √5 × y, तो y की पावर 1 थी, मतलब ये घात हमारी y के ऊपर जो घात लगी थी 1 थी, और 1 हमारा 0 से बड़ा होता है, एक पूर्णांक होता है। ज़रा दूसरा वाला टर्म देखो, √7y लिखा है, और अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ही पढ़े हैं पिछले लेक्चरों में कि √7y को हम लिख सकते हैं √7 × √y। और √y का मतलब क्या होता है, √y का मतलब होता है बेटा y की पावर 1/2। ये बात समझ लेना कि ये इसका मतलब ये लिखा है, √7y का मतलब लिखा है √7y की पावर 1/2। तो हमने कहा कि अगर किसी चर की घात कोई भिन्न हो गई तो वो हमारा बहुपद नहीं होगा। तो मतलब ये जो दिया गया है लास्ट वाला टर्म, ये हमारा बहुपद नहीं है। तो बहुपद होने के लिए केवल और केवल एक बात की ज़रूरत होती है कि जो भी बीजीय व्यंजक है उसमें जो चर है उसकी जो घात होती है वो या तो कोई पूर्णांक हो और साथ ही साथ 0 से बड़ी हो। बस इतनी बात हमारे लिए सफिशिएंट है। तो इतनी बातें नोट कर लो, उसके बाद हम एक नई बात सीखते हैं। फिर देखो बेटा, बहुपद का रूप, अब जैसा कि ये टर्म से ही लग रहा है, हेडिंग से ही लग रहा है, बहुपद का मतलब इसमें बहुत सारे पद हैं, बहुत सारे पदों को जोड़ा या घटाया गया है। तो ऐसी चीज़ों को हम, बहुत सारे बीजीय व्यंजकों को
जोड़ा या घटाया गया है, तो ऐसी चीज़ को हम बहुपद बोल देंगे। ये एक रूप इसका होता है। ज़रा उस रूप की बात करें तो ये दिखता कैसा है बहुपद। बहुपद जो हमारा होगा, ये एक बात समझ लो, या तो चरों की बढ़ती घात जो लिखा जाता है, चरों की बढ़ती पावर, बढ़ती घात, या घटती घात, या घटती हुई घात के रूप में, घटती हुई घात के रूप में लिखते हैं। ये लिखने का इसका तरीका है कि रूप में लिखा जाता है। तो भाई कोई बहुपद लिखा कैसे जाएगा, जैसे मान लो उसमें बहुत सारे टर्म हैं, बहुत सारे पद हैं, तो हम उसको लिखेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम या तो सबसे बड़ी घात को लिखते हैं या तो सबसे छोटी घात को लिखते हैं। तो लिखने का जो तरीका होता है उसको हम ऐसे लिखते हैं, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब एंड डॉट 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 an x की पावर n। इस तरह से हम किसी बहुपद को लिखते हैं उसकी बढ़ती हुई घात में या घटती हुई घात के रूप में। देखो जो हमारा a0 था, इसमें जो x वाला टर्म था उसकी पावर 0 थी, इसकी पावर 0 थी, तो ये हमारा लिखा नहीं जाता है, इसीलिए हमने इसको नहीं लिखा। हमने कहा ये जो a1 वाला टर्म है या जो a है, a0, a1, a2, a3, ये क्या है, ये कोई अचर राशि है। ये हमारी अचर राशियां हैं, मतलब ये कोई गिनती है 1 2 3 4 5 करके। ये जो x है ये हमारी कोई चर राशि है और इसको देखो हमने बढ़ते हुई पावर के रूप में लिखा है। एक बात यहाँ पे और हमको ध्यान देनी है कि जो हमारा an है, an हमारा ये 0 के बराबर नहीं होगा, an 0 नहीं होता। an अगर 0 हो गया, n की वैल्यू 1 रख दिया तो भाई a 0 हो गया, a की वैल्यू 2 रख दिया, ये 0 हो गया। an की वैल्यू हमारी 0 नहीं होनी चाहिए और जो n हमारा होगा, n हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये क्यों ऐसा होता है, n की वैल्यू 0 से बड़ी क्यों बताया बेटा? अगर n की वैल्यू 0 से बड़ी नहीं हुई ये ऋणात्मक हो जाएगा, या n की 3 वाली, भाई n का कोई भी पावर कोई भी मान रख दो, n बराबर 3, n बराबर 2, n बराबर 1, तो अगर ये नंबर 0 से बड़ा नहीं होगा तो ऋणात्मक भी हो सकता है। और साथ ही साथ जो n हमारा है ये एक पूर्णांक होना चाहिए, 0 से बड़ा एक पूर्णांक होना चाहिए। अब देखो जरा इस बात को मैं एक्सप्लेन करूं। हमने कहा ये पहला टर्म था, n बराबर 0, मतलब पहला टर्म मिल गया, पहला टर्म a0 मिल गया हमको, x की पावर 0 मिल गई। दूसरा टर्म a1x, यहाँ पे n की वैल्यू हमने 1 रखी तो a1 मिल गया और हमें मिल गया x की पावर 1। तो ऐसे अगले टर्म में n की वैल्यू 2 रखी, a2 मिल गया और x की पावर 2 मिल गया। an की वैल्यू हमने n की वैल्यू 3 रख दी तो हमारा a3 मिल गया और x की पावर 3 मिल गया। इसी तरह से हम n की वैल्यू चेंज करते चले गए, 1 2 3 4 5 अप टू डॉट डॉट, तो ये हमारा टर्म मिलता चला गया जो बहुपद का हमारा टर्म होता है। बहुपद का जो भी रूप होगा वो an x की पावर n के रूप का होता है। कोई भी बहुपद हमारा an x की पावर n के रूप का होता है। n की वैल्यू 0 रखोगे वो फर्स्ट टर्म अचर पद वाला मिल जाएगा, x की वैल्यू 1 रखोगे ये वाला टर्म मिल जाएगा, n की वैल्यू 1 रखोगे ये वाला टर्म मिल गया, n की वैल्यू 2 रखा ये वाला टर्म मिल गया, n की वैल्यू 3 रखा ये वाला टर्म मिल गया। तो इस तरह से हमको टर्म मिलते चले जाते हैं। ये बहुपद का हमारा फॉर्मेट होता है। ये फॉर्मेट अपनी कॉपी में नोट कर लेना। कोई भी बहुपद इसी रूप का होता है, या तो वो घटती घातों के रूप में होगा या तो बढ़ती घातों के रूप में होगा, बस इतना सा फर्क होता है बहुपद में। तो इतनी बातें नोट कर लो, उसके बाद हम आगे बात करते हैं। अब देखो अभी तक जो हमारे पास बहुपद दिया गया था, मान लो 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5, ये हमारा कोई बीजीय व्यंजक था। हमने इसका एक नाम रखा, हमने कहा भाई इसका नाम रख दो p ऑफ x। इसको पढ़ते हैं px, नहीं, ये p गुणे x नहीं लिखा है, ये लिखा है p ऑफ x।
मतलब ये हो गया कि ये जो बहुपद हमारा है ना, ये x के रूप का बहुपद है। इसको हमने कह दिया p ऑफ x, इस चीज़ का हमने नामकरण कर दिया। तो यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल टर्म था, जो हमारी चर राशियाँ थी, वो x में थी। तो p ऑफ x बराबर ये, तो हम यहाँ से p ऑफ 1 निकाल सकते हैं। भाई p ऑफ 1 का मतलब क्या है कि जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ 1 लिख दो। p ऑफ 2 का मतलब जहाँ जहाँ x लिखा है वहाँ वहाँ 2 लिख दो। ये px था बेटा, px का मतलब ये वाला बीजीय व्यंजक। अब हमें p ऑफ 1 निकालना हुआ, p ऑफ 2 निकालना हुआ, p ऑफ जो भी निकालना हुआ, हम क्या करेंगे, इस x की जगह पे जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम वो नंबर लिख देंगे और उस बहुपद के p1, p2 या pn जो भी नंबर फाइंड करना चाहते हो उसका मान निकल के आ जाएगा। ये एक और बात हमें अपने दिमाग में नोट करनी है, साथ ही साथ अपने कॉपी में लिख लेना इस बात को। एक बच्चा कहता कि यार सर बहुपद में हर बार बहुत सारे टर्म होंगे। बेटा ज़रूरी नहीं है, बहुपद में इतने सारे टर्म हों ये ज़रूरी नहीं है। बहुपद कैसा भी हो सकता है, एक छोटा सा भी बहुपद हो सकता है और बहुत बड़ा भी बहुपद हो सकता है। तो ज़रा देखते हैं बहुपद में कितने पद हो सकते हैं, कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा। बहुपद में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा कितने पद हो सकते हैं। तो अभी हमने बात करी कि कोई भी बहुपद जो उसका रूप होता है an x की पावर n के रूप का होता है। तो यहाँ पे अगर किसी बहुपद में एक और एक अकेला टर्म है, किसी बहुपद में हमने कहा एक और केवल एक टर्म है, तो वो हमारा जो बहुपद कहलाएगा वो एक पदीय बहुपद कहलाएगा। अच्छा, पदीय बहुपद समझने के पहले एक बात हम और बताना चाह रहे हैं। जैसे कितने पद हैं बहुपद में, ये समझने के पहले किसी बहुपद में हमने कहा कितने चर हो सकते हैं, किसी बहुपद में कितने चर हो सकते हैं, उसके हिसाब से बहुपद को कैटेगराइज किया गया है, बहुपद को बांटा गया है। ऐसा बहुपद जिसमें केवल और केवल एक चर होते हैं, हम कहें एक चर वाला बहुपद। एक चर वाला बहुपद कैसा दिखेगा, जिसमें केवल और केवल एक चर हो। जैसे हमने कहा 2x² माइनस का 5x प्लस का 7, इसमें देखो चर बेटा कौन सा है, तो इसमें केवल और केवल एक चर है x। पद कितने भी हो सकते हैं भाई, x की पावर 5 प्लस x की पावर क्यूब प्लस x की स्क्वायर प्लस x, वो कितने भी टर्म हो, लेकिन यहाँ पे जो चर है वो कौन सा है, वो केवल x हमारा एक चर है। तो हम इसको एक चर वाला बहुपद बोलते हैं। ये हमारा एक चर वाला बहुपद कहलाता है। जो अभी हमें बातें पढ़नी है वो हमें एक चर वाले ही बहुपद पढ़ने हैं। अभी दो चर वाले और तीन चर वाले बहुपद, ये सारी बातें हम इंटर में या इंटर के बाद पढ़ते हैं। तो अभी हमें केवल और केवल एक चर वाला बहुपद पढ़ना है। कहीं कहीं हमें लिखा मिल जाता है कि दो चर वाले बहुपद भी हमें हाई स्कूल में देखने को मिलते हैं, बट उसे हमें सॉल्व नहीं करना है, उसे हमें केवल और केवल बताना होता है कि ये कितने चरों वाला बहुपद है। जैसे मान लो कि हमारे पास एक एग्जाम्पल हो गया 2x² माइनस का 7y प्लस का 3। तो देखो ये एक बीजीय व्यंजक था, क्योंकि यहाँ पे चर और अचर राशियाँ जोड़, घटाना, गुणा और भाग की संक्रियाओं के द्वारा सम्मिलित की गई थी। लेकिन इसमें चर कौन कौन से थे, तो चर की बात करें तो यहाँ पे चर हमारा x था एंड y था। तो हम इसको दो चर वाले बहुपद बोल देते हैं। तो बस अभी हमें केवल एक चर वाला और दो चर वाला बहुपद ही सॉल्व करना पड़ेगा। बाकी आगे की कहानी हम 10th के बाद देखेंगे। तो हाई स्कूल के सिलेबस में जो हमारा दिया गया है वो एक चर वाला बहुपद ज़्यादातर हमको दिया गया है। कहीं कहीं दो चर वाले बहुपद भी हमको सॉल्व करवाए जाते हैं। जैसे युगपत समीकरण जब पढ़ोगे आप, तो वहाँ पे इन बातों का हमें यूज करने को मिलता है। तो ये बात हमें क्लियर है कि बहुपद में कितने चर हो सकते हैं। तो चर तो वैसे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हमें पढ़ना है वो केवल एक चर वाला और दो चर वाले बहुपद पढ़ने हैं। ये तो हो गया बेटा एक चर वाला बहुपद, ये हमारा हो गया दो चर वाला बहुपद। फिर बात आती है बहुपद के पद। जरा बहुपद के पद देख लो क्या होते हैं।
तो पद हम कैसे कहेंगे, कितने पद का बहुपद है। तो हम एक बात समझ लो बेटा, बहुपद के पद कैसे हम डिफाइन करेंगे। तो देखो हमने कहा बहुपद के वे पद जो जोड़ और घटाने या तो प्लस या तो माइनस चिन्हों के द्वारा अलग अलग किए जाते हैं, वे बहुपद के पद कहलाते हैं। जैसे मान लो अभी हमने एग्जाम्पल के थ्रू बात करी, हमने कहा ये लिखा है 3x + 7y - 5, इसमें कितने पद हैं। तो ज़रा देखो यहाँ पे एक पद ये हो गया, इसके बाद प्लस लगा है ना, प्लस लगा है तो इसको एक पद बोलेंगे, इसके बाद प्लस के बाद फिर ये लिखा है, फिर इसको दूसरा पद बोलेंगे, और फिर माइनस लगा है, फिर ये 5 लिखा है, तो इसमें हम कहेंगे इस बहुपद में कुल 3 पद हैं। हमने कहा प्लस और माइनस चिन्हों के द्वारा जो चीज़ें सेपरेट होती हैं इनको बहुपद के पद कहते हैं। अब देखो यहाँ पे ये 3x लिखा है तो ये हमारा एक टर्म है, ये 3 × x एक सिंगल टर्म है, लेकिन यहाँ पे जो ये प्लस लगा है ये इस दोनों टर्म को इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पे हम कहेंगे एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया, क्योंकि ये प्लस माइनस चिन्हों के द्वारा बांटा गया है। तो इस तरह से हम बहुपद के पदों को जोड़ते हैं कि भाई कुल कितने बहुपद में पद हैं। जैसे मान लो कि लिखा है अगला टर्म 7x⁴ - 5x² + 3x - 4। अब इसमें कहेंगे कि बहुपद में इस बहुपद में कितने पद हैं। तो देखो प्लस और माइनस चिन्हों के द्वारा जो चीज़ें सेपरेट करी गई हैं उनको हम बहुपद के पद कहते हैं। तो यहाँ पे देखो पद कितने हैं, एक पद, 2 पद, 3 पद और 4 पद। बहुपद में कुल 4 पद हैं। एक इसका शॉर्टकट बताएं। हमने कहा भाई जितने प्लस और माइनस के साइन हैं उनको जोड़ लो, बहुपद के प्लस और माइनस साइन ऐड कर लो, जितने साइन मिल रहे हैं ना उसमें एक जोड़ दो और कह दो उतने ही बहुपद के पद हैं। जैसे यहाँ पे देखो कितने चिन्ह मिल रहे हैं प्लस माइनस के, 1 2 3, तो यहाँ पे 3 चिन्ह हैं प्लस या माइनस के, प्लस हो या माइनस हो, इसके 3 चिन्ह हैं। तो बहुपद के पद कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 4 पद वाला बहुपद कहलाएगा। बहुपद के पदों की संख्या 4 हो जाएगी। लेकिन हर बार ये ऐसा काम नहीं करेगा। कभी कभी चीज़ें हमको गुणा के फॉर्म में दे दी गई होती हैं। जैसे मान लो कि इस तरह से हमको दे दिया गया है 3x² - 16। अब कहेगा इस बहुपद में कुल कितने पद हैं, या इसका क्यूब कर दिया और हमसे बोल दिया बहुपद में कुल कितने पद हैं। तो बेटा पहले इस बहुपद को हमें खोलना पड़ेगा, जैसा हम अब जानते हैं a - b के होल क्यूब से खोलना पड़ेगा, उसके बाद फिर हमें पदों को काउंट करना पड़ेगा। अगर चीज़ें हमें खुले फॉर्म में दी गई हैं तो हम पदों की संख्या गिन लेंगे, भाई माइनस प्लस जहाँ लगा है वहाँ से हम दूसरा पद मान लेते हैं। तो ये एक बहुपद, इसके बाद प्लस माइनस का साइन लगा है तो मतलब ये एक हो गया, उसके बाद दूसरा, फिर प्लस माइनस का साइन बीच में आ गया मतलब ये दूसरा बन गया, फिर इसके बाद प्लस माइनस के बाद गए तो इसको हमने कह दिया ये तीसरा, फिर प्लस माइनस का साइन हमें दिख गया तो हम कहेंगे ये उसके बाद वाला चौथा। तो इस तरह से हम बहुपद के पदों की संख्या को गिनते हैं। अगली बात जो हमें करना है वो करना है बहुपद के गुणांक। तो जरा देखो गुणांक क्या होते हैं। हम गुणांक की बात करें, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उसको। हमने कहा चर राशि, गुणांक की बात समझना। हमने कहा इस चर राशि में जिस भी संख्या का गुणा किया गया हो, चर राशि में जिस भी संख्या का गुणा किया गया हो साइन के साथ, वो उस चर राशि का गुणांक कहलाती है। जैसे इस वाले एग्जाम्पल में देखो हमने कहा x² का गुणांक, x² का गुणांक। तो बेटा x² में किस संख्या का गुणा किया गया था, x² में हमारे पास 2 का गुणा किया गया था, तो हम कहेंगे x² का गुणांक 2। x में देखो x का गुणांक, तो x में जो गुणा किया गया था वो 5 का किया गया था, लेकिन 5 के पहले साइन किसका था, तो हम कहेंगे माइनस का। तो बेटा यहाँ पे जो इसका गुणांक है ये -5 है। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है कि इस x का गुणांक 5 नहीं है, इस x का गुणांक -5 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं या x का गुणांक 5, x² का गुणांक 2 और यहाँ पे x की पावर 0 है, उसका गुणांक 7। तो यहाँ पे हम इसको कांस्टेंट पद बोल देते हैं, ये हमारा अचर पद हो जाता है, इसको हम काउंट नहीं करते हैं, तो हम इसको अचर पद बोल देते हैं। हमने कहा
कि जो गुणांक होता है वो किसी अचर राशि में जिस भी चर राशि का गुणा होता है, अचर राशि में चर राशि का गुणा होता है। अब देखो ये चर राशि थी, इसमें गुणा हुआ है किसी अचर राशि का 5 का, तो वो साइन के साथ उसके पहले जो साइन है उसको सम्मिलित करके हम उस चर राशि का गुणांक कहते हैं। जैसे अब हम यहाँ पे कहें कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, तो बेटा यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे तो कुछ लिखा ही नहीं है, और जिसके आगे कुछ नहीं लिखा है उसके आगे मतलब 1 लिखा है, वो अंडरस्टैंडिंग होती है। तो हम कहेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, लेकिन एक्स का गुणांक बेटा 4 मत बोलना, एक्स का जो हमारा गुणांक है वो -4 है। तो यहाँ से इस तरह से हम चीज़ों के गुणांकों को भी पता कर पाए। तो आज हम लोगों ने बहुत सारी बातें इसमें सीखी। भाई बहुपद क्या होते हैं, चर राशियाँ क्या होती हैं, अचर राशियाँ क्या होती हैं, बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, बहुपद का फॉर्मेट क्या होता है, मतलब बहुपद किस तरह से दिखता है, उसके बाद कितने चर राशियों में बहुपद हो सकता है, कितने चर राशियों का बहुपद हमें पढ़ना है, इसके बाद बहुपद के पद हमने सीखा, और उसके बाद हम लोगों ने बहुपद का गुणांक सीखा। अब जो आगे बात हमको सीखनी है ज़रा देखते हैं। हमसे क्वेश्चन पूछा गया, ज़रा देखो, इसमें कहा गया कि x + 1/x क्या ये एक बहुपद है। तो बेटा बहुपद बनाने के लिए तो हमें पता है कि जो यहाँ पे चर राशियाँ हैं उनकी घात कोई अगर धनात्मक पूर्णांक है तो हम कहेंगे बहुपद है, अगर धनात्मक पूर्णांक नहीं है तो बहुपद नहीं है। तो देखो ये जो x लिखा था इसकी तो पावर 1 है, लेकिन ये जो 1/x लिखा था इसको जब हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा x की पावर -1, और यहाँ पे जो x की पावर आई वो x की पावर <0 आ गई। यहाँ पे x की पावर हमारी <0 आ गई, तो हम कहेंगे भाई ये वाला टर्म जो हमारा है ये बहुपद नहीं है। अब ऐसा मत करना कि यहाँ पे x की पावर नीचे देखा, बेटा इसको हमें ऊपर लेके जाना पड़ेगा, और जब इसको लिखोगे तुम तो ये बन जाएगा x की पावर 1 + x की पावर -1, और इस x की पावर -1 होने के नाते ये बीजीय व्यंजक हमारा एक बहुपद नहीं होगा। ठीक, कोई टर्म लिखा है अंडर रूट के अंदर लिखा है x + 3, तो क्या ये बहुपद है? तो बेटा ये बहुपद नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो भी चर की घात होगी वो हमारा एक पूर्णांक नहीं होगा, वो अंडर रूट में है तो उसको बाहर निकालोगे तो वो जो उसकी पावर आएगी वो हमारा कोई पूर्णांक नहीं होगा, वो हमारी कोई फ्रैक्शन हो जाएगी, इसलिए ये बहुपद नहीं है। तो अंडर रूट के अंदर कोई चर राशि, अचर राशि या कोई भी बीजीय व्यंजक अगर लिखा गया हो, हमसे पूछे कि क्या ये बहुपद है, तो हम कह देंगे नहीं भाई ये बहुपद नहीं है। हमने कहा ये लिखा है √y, क्या ये बहुपद है? तो हम जब इसको खोलेंगे तो ये हमारा बन जाएगा y की पावर 1/3, और यहाँ पे जो चर राशि है उसकी जो पावर दिख रही है वो हमारी एक पूर्णांक नहीं है, वो हमारा एक फ्रैक्शन है, इसलिए ये भी एक बहुपद नहीं होगा। तो ना तो ये बहुपद है और ना तो ये बहुपद है और ना ही ये बहुपद है। हमने देखा कि इस तरह की चीज़ें अगर हमें कहीं मिल रही हैं तो हम कहेंगे ये बहुपद नहीं है। ये बेटा 1-1 नंबर का क्वेश्चन आता है हमारे एग्जाम में कि नीचे दिए गए बीजीय व्यंजकों में कौन सा बहुपद है या कौन सा बहुपद नहीं है। तो अभी हम आगे इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो हालांकि आज की क्लास हम लोगों की यहीं तक होगी, इसके बाद हम अगली क्लास में इसके आगे की चीज़ें कंटिन्यू करेंगे।